Now friends, decision making के लिए there are three methods. Receivable management में decision making के लिए 3 मेथड है, जिसमें जो सबसे पहला मेथड है वो ऐसा है, let's say you can compute the total profit or loss for each of the option. ऐसा हम लोग सबसे पहला एक टोटल प्रॉफिट और लॉस अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड है जिसका नाम है इंक्रीमेंटल अप्रोच, और तीसरा एक मेथड है उसका नाम है टोटल रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच। आपको फ्रेंड्स अभी कुछ भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। ऐसा करके ये 3 मेथड है। नाउ सबसे पहला फ्रेंड्स ऐसा मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि एग्जामिनेशन में कई बार हमको स्पेसिफिकली बता रखा होता है कि आपको ये मेथड फॉलो करना है। अगर हमको ऐसा कोई मेथड स्पेसिफिकली दे रखा है, then in that case we don't have a choice but to follow that method. जैसे कि हमको दे रखा है दैट्स अ टोटल प्रॉफिट और लॉस अप्रोच से आंसर कीजिए, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है बट टू फॉलो द फर्स्ट मेथड। अगर हमको दे रखा है दैट्स आपको इंक्रीमेंटल अप्रोच से आंसर करना है, तो आपको सेकंड मेथड करना पड़ेगा एंड सो ऑन फॉर द थर्ड वन। ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन ये क्वेश्चन में है या नहीं है? फ्रेंड्स ऐसा कोई भी मेथड यहां पे स्पेसिफाई किया नहीं है। सो व्हेनेवर द एनी मेथड इज नॉट स्पेसिफाइड, तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है। जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके हिसाब से कौन सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हो वो आप जज करोगे, कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हो वो आप सबसे पहले क्वांटिफाई करोगे। लुकिंग टू द इंफॉर्मेशन आपको ये डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन हम लोग कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशन ऐसा होता है जिसमें तीनों मेथड लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसा है कि जो 2 मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। लाइक दैट से वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ से द मेथड और मेथड्स पॉसिबल। हमको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। नाउ सपोज कि एक ही क्वेश्चन है जो तीनों 3 मेथड से सॉल्व हो सकता है। एक स्टूडेंट ने फर्स्ट मेथड से किया, दूसरे स्टूडेंट ने दूसरे मेथड से किया, तीसरे स्टूडेंट ने तीसरे मेथड से किया, तो तीनों 3 का क्या होगा, फाइनल डिसीजन सेम होगा। फाइनल डिसीजन में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। फाइनल डिसीजन इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड दैट यू अडॉप्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, उस पे कभी भी वेरिएशन नहीं होगा। तो अगर हमको मेथड के लिए क्लैरिटी नहीं है, then one of the possible method is to be adopted, and whichever method that you adopt it will always lead to same conclusion, ऐसा हम लोग समझते हैं। Now कौन से मेथड में कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं। अगर हमको मेथड नंबर 1 करना है तो हमको इंफॉर्मेशन चाहिए एक एग्जिस्टिंग सेल्स का, दूसरा न्यू सेल्स का, और तीसरा कॉस्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए। ये 3 इंफॉर्मेशन हमको चाहिए अगर हमको टोटल प्रॉफिट या लॉस अप्रोच करना है। इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि एग्जिस्टिंग सेल्स और नया सेल्स दोनों सेम है। हाँ, ऐसा हो सकता है। सो इफ एट ऑल सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, वी हैव टू यूज इट। आपको ऐसा लगेगा अरे सर नया सेल्स और एग्जिस्टिंग सेल्स सेम है तो डिसीजन क्या लेने का, पर हम लोग वैसे क्वेश्चन समझेंगे बाद में कि ऐसा हो सकता है कि एग्जिस्टिंग सेल्स और नया सेल्स सेम है, उसके बावजूद हमको कुछ डिसीजन लेना है। क्या, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। और कॉस्ट में हमको वेरिएबल कॉस्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए या तो फिर टोटल कॉस्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन होगा तो भी चलेगा। With that, we can adopt the first method for the decision making, that is total profit or loss approach. Second method of decision making जो है जिसका नाम है इंक्रीमेंटल अप्रोच, वो आप हमेशा लगा सकते हो, ऑलवेज। और जो थर्ड मेथड डिसीजन मेकिंग का,
जिसका नाम है टोटल रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, वो लगाने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, कि एग्जिस्टिंग सेल्स और नया सेल्स वो दोनों सेम रहना चाहिए। अगर वो दोनों सेम है, ओनली इन दैट केस वी कैन अडॉप्ट द टोटल रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच। अगेन दोनों सेम है तो डिसीजन लेने का क्या मतलब है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन, नॉट फॉर द टाइम। This is what say we have a kind of explanation with respect to adopting the approaches for decision making. So let us write down answer for the question. Decision making उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, for the purpose of decision making, comma, we can adopt one of the following approaches. उसमें लिखो ए, टोटल प्रॉफिट और लॉस अप्रोच, बी इंक्रीमेंटल अप्रोच, सी total relevant cost approach. Second point, in any of the question comma, we may be provided expressly, comma, that which approach is to be adopted, which approach is to be adopted, full stop. If such clarification is given, comma, in that case we have to follow that method only. Full stop. Third point, if any clarification is not given, comma, we can apply one of the possible method methods to calculate answer. Full stop. Information required
is as under. In that, write down A, total profit or loss approach, उस पे लिखे over here we require information about write down A, existing sales, B, new sales, C, cost. उसी में लिखो विद पैराग्राफ. It may happen that existing sales and new sales are same. Full stop. उसी में लिखो आगे. In respect of cost, comma, we require either variable or total cost. Full stop. Fourth point, incremental approach. Can be adopted in any question. Fifth, total relevant cost approach can be adopted only if existing sales and new sales are same. Full stop. वापस से क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के ऊपर आते हैं. आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि ये क्वेश्चन हम लोग कितनी मेथड से सॉल्व कर पाएंगे. तो ये क्वेश्चन हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. मेथड नंबर 1 टोटल प्रॉफिट या लॉस अप्रोच एंड मेथड नंबर 2 दैट इज सदा इंक्रीमेंटल अप्रोच. थर्ड वाला मेथड यहां से नहीं लग सकता है. क्यों? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से सेल्स हर एक में सेम नहीं है, उस वजह से. So write down new heading, total profit or loss approach, for decision making. तो टोटल प्रॉफिट और लॉस अप्रोच में क्या किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं. बिफोर आई एक्सप्लेन दैट आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू यू. आई वांट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि कंपनी का टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है. मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, कंपनी का टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है. तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं
कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट है 4 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 3 रुपए. So we understand that say 4 rupees is the total cost, 3 rupees is the variable cost. यानी फिक्स कॉस्ट क्या हुआ 1 रुपए पर यूनिट इनटू अभी हमारा सेल्स कितना है 10 लाख रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपए. सो यूज योर कैलकुलेटर 10 lakhs अपॉन 5. यानी हम लोग क्या कर रहे हैं अभी 2 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं. यदि हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा 2 लाख रुपए, ऐसा हम लोग समझते हैं. तो हमारा स्टेप नंबर दैट इज हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट होगा 2 लाख रुपए, ऐसा हम लोग समझते हैं. मैं आपको सब कुछ अच्छी तरह से लिखवाता हूं और ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं. बट बिफोर दैट से माय सेकंड क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो क्या होगा. मेरा क्वेश्चन है हमारा वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो क्या होगा. फ्रेंड्स हमारा वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. 3 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है, 5 रुपए का सेलिंग प्राइस है, सो 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 100. सो वी अंडरस्टैंड दैट द वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो हमारा होगा 60%. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड से फर्दर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग डियर स्टूडेंट्स. सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान दो. सी बेसिकली हम लोग ऐसा सोच रहे हैं whether to continue with 45 days or to offer 60 days or to offer 75 days. हम लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं. जैसे कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है हमारा सेल्स अभी है 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ द रेवेन्यू यानी 6 लाख, हमने टोटल फिक्स कॉस्ट फाइंड किया 2 लाख एंड सो ऑन. सारे एक्सपेंसेस हम लोग डिडक्ट करेंगे से इन कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस. मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि जब हम लोग 60 डेज का क्रेडिट पीरियड ऑफर करेंगे या तो हम लोग 75 डेज का क्रेडिट पीरियड ऑफर करेंगे तो हमारे टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई वेरिएशन आएगा, ये मुझे आपसे पूछना है. वी अंडरस्टैंड दैट से नो, फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा. फिक्स कॉस्ट जो हमारा 2 लाख है ना वो 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा. फिक्स कॉस्ट जो हमारा 2 लाख है वो 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा. मुझे पता था कि टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैं स्टेप नंबर 1 में टोटल फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन करवाता हूं. टोटल प्रॉफिट या लॉस अप्रोच में जो भी हम लोग करने वाले हैं, स्टेप नंबर 1 क्या होगा फ्रेंड्स पता है. स्टेप नंबर 1 होगा कैलकुलेशन ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट. क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब क्रेडिट पीरियड चेंज होगा ना तो टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए स्टेप नंबर 1 हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा. फ्रेंड्स आई डू नॉट वांट टू एक्सप्लेन यू ओनली दैट हाउ टू डू इट, बट आई आल्सो वांट टू एक्सप्लेन यू दैट से व्हाई डू वी डू लाइक दिस. हम लोग सिर्फ इतना नहीं समझेंगे भी कैसे करने का है, क्यों हम लोग ये सीक्वेंस में कर रहे हैं ना, वो भी मुझे आपको लॉजिकली समझाना है. नाउ जब हमारा क्रेडिट पीरियड हम लोग 60 डेज ऑफर करेंगे तो हमारा सेल्स हो जाएगा 10,50,000, क्योंकि 10 दैट इज सेल्स हमारा 50,000 से बढ़ने वाला है. हमारा फिक्स कॉस्ट सेम सॉरी वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा. वी अंडरस्टैंड दैट से हमारे वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा. कौन से रेशियो में चेंज आएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 में. स्टेप नंबर 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट से द वेरिएबल कॉस्ट इज गोइंग टू चेंज in what proportion to the revenue. Variable cost to sales ratio है 60%. तो जब हमारा सेल्स 50,000 से बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 60%, यानी कि 50,000 का 60% यानी कि 30,000 रुपए से बढ़ेगा. तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 6,30,000. यानी हम लोग ऐसा समझते हैं फ्रेंड्स कि वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो का कैलकुलेशन इसलिए किया जाता है so that say we can understand, so that we can measure that with the increase in the sales what is the proportion in which the variable cost is going to increase. इसलिए variable cost to sales ratio का calculation किया जाता है. So I request all of you to write down answer along with me. ये हमने heading लिखा है total profit or loss approach for decision making, उसमें लिखो आप लोग in this method
we have to adopt following steps for calculation of answer. In the breakdown, step number 1, calculation of total fixed cost. Step number 2, calculation of variable cost to sales ratio. Step number 3, calculation of total profit or loss approach. Sorry, total profit or loss for each credit period and selection of a credit period having maximum profit. दैट इज अ वे हमको ये 3 स्टेप में आंसर करना है ना। अभी हम लोग आंसर का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ये सब नोट्स आपके लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। 2 लाख रुपए जो हमने कैलकुलेट किया ही है, अभी उसका हम लोग अच्छी तरह से आंसर लिखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ number of units, comma, produced and sold by the company presently. Full stop. तो उसमें हम लोग ऐसा करेंगे, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है। सेल्स इन रुपीज टर्म डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगेन इन रुपीज टर्म। सेल्स वैल्यू है 10 लाख रुपए और सेलिंग प्राइस है 5 रुपए। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 2 लाख। तो ऐसा करके हम लोग प्रेजेंटली कितना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सेल कर रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट है ना वो करंट लेवल पे दे रखा है। उसके बाद लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। उसमें क्या करेंगे? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट plus total fixed cost divided by number of units. Average cost per unit या तो फिर total cost per unit कितना है? 4 रुपए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 3 रुपए पर यूनिट इंटू 2 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 2 लाख। ये 2 लाख को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया हमने तो वो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 4 इंटू 2 लैक्स, 3 इंटू 2 लैक्स क्या होगा? 6 लैक्स प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। 4 इंटू 2 क्या होगा? 8। 8 माइनस 6 क्या होगा? 2।
सो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 2 लाख रुपए। ऐसा करके हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। दैट इज अवर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 तो बहुत ही आसान है। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। उसको कैसे किया जाएगा? इट इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। वेरिएबल कॉस्ट कितना, 3 रुपए है। सेलिंग प्राइस कितना है, 5 रुपए है। इनटू 100 करके हमको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यानी आंसर क्या होगा, 60%, यानी 60%। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच क्रेडिट पीरियड। यानी हर एक क्रेडिट पीरियड के ऊपर हमको प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करना है। उसमें 3 ऑप्शंस हमारे पास, 45, 60 एंड 75। फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले 45 डेज का आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन बताता हूं, फिर 60 डेज का आप करोगे, फिर मैं करूंगा, 75 का आप करोगे, फिर मैं करूंगा, ठीक है ना। फिर हम लोग सीक्वेंस चेंज करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है सब स्टूडेंट्स को कि 45 डेज का आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना। तो 3 ऑप्शन है, 45, 60 एंड 75। 60 कैसे आया, उसका एक्सप्लेनेशन है 45 प्लस 15। 75 कैसे आया, उसका एक्सप्लेनेशन है 45 प्लस 30। ऐसा करके हमको एक टेबल बनाना है। एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं, आपको कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। पहले 45 डेज का आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखो क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि अभी हमारा जो सेल्स है वो है 10 लाख रुपए। हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 60% ऑफ द रेवेन्यू। यानी क्या होगा, 10 लाख रुपीज इंटू 0.6, दैट कम्स टू रुपीज 6 lakhs। हमारा जो टोटल फिक्स कॉस्ट है दैट इज एन अमाउंट ऑफ 2 lakhs। इतना तो वी आर वेरी क्लियर, दैट्स वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस। नाउ यहाँ पे और क्या किया जाएगा फ्रेंड्स पता है, यहाँ पे हम लोग कैरिंग कॉस्ट डिडक्ट करेंगे। कैरिंग कॉस्ट को क्यों डिडक्ट किया जाता है वो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। पहले उसका कैलकुलेशन याद कर लेते हैं। उसका कैलकुलेशन कुछ ऐसा था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 360 डेज, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा 360 डेज लेने का, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसा सिंपल फॉर्मूला है जो हमने लॉजिकली समझा हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारे एग्जांपल में, 6 लाख है। फिक्स कॉस्ट कितना है, इट इज एन अमाउंट ऑफ 2 lakhs। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 360 डेज इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड। अभी का कलेक्शन पीरियड कितना है, 45 डेज। इनटू क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 20% है। ऐसा करके हमको कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो अगर हम लोग इस हिसाब से करेंगे तो 6 lakhs प्लस 2 lakhs इंटू 45 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 360, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट आता है 20,000। तो कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20,000 रुपीज। इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 lakhs प्लस 2 lakhs divided by 360 into collection period 45 days into 20%। ऐसा करके हमको कैरिंग कॉस्ट लिखना है। उसके बाद हमको ऐसा दे रखा है दैट्स प्रेजेंटली 1% ऑफ द कस्टमर डिफॉल्ट।
तो बेड डेट्स कितना अभी 1% ऑफ द सेल्स। सो 10 लाख का 1% करके हम लोग बेड डेट्स का कैलकुलेशन करेंगे। 10 लाख इंटू 1% यानी कितना आएगा 10,000 रुपए। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू यूज योर कैलकुलेटर अलॉन्ग विद मी। सेल्स है 10 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट है 2 लाख माइनस कैरिंग कॉस्ट है 20,000 माइनस बेड डेट्स है 10,000। सो दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ 1,70,000। ऐसा करके हमको प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करना है फॉर ईच ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। नाउ मैंने एक चीज समझाने का बाकी रखा है, कौन सा, कैरिंग कॉस्ट को क्यों डिडक्ट किया। बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, इतना प्रॉफिट हमको कहीं और से मिल सकता था, तो सर ये अपना खर्चा क्या हुआ। वेरिएबल कॉस्ट हमारा खर्चा है वो मैं मान गया, फिक्स कॉस्ट हमारा खर्चा है वो मैं मान गया, बेड डेट्स हमारा खर्चा है वो मैं मान गया, पर कैरिंग कॉस्ट इज नॉट अवर एक्सपेंस, तो उसको क्यों डिडक्ट किया जाता है, ऐसा स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है। मैं बिल्कुल ही एग्री कर रहा हूं कि कैरिंग कॉस्ट हमारा खर्चा नहीं है। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। हाउएवर वी अंडरस्टैंड दैट से, देखो लॉजिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज कि मैं यहां पे 20,000 रुपए डिडक्ट नहीं करता हूं, ठीक है, तो ये 170 की जगह कितना हो जाएगा, लिखो तो चैट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स यहां पे आंसर क्या होगा, 1,90,000 होगा। क्यों, क्योंकि वो 20,000 मैंने डिडक्ट नहीं किया है। तो लॉजिकली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं बिजनेस करता हूं तो उसमें मेरे को मिल रहा है 1,90,000, और ये बिजनेस नहीं करता और ये पैसा मैं अदरवाइज कहीं पे इन्वेस्ट करता तो मुझे क्या मिलता, 20,000 रुपए। कहां से है 20,000, ये कैरिंग कॉस्ट। दोनों में से क्या बेटर है, वी अंडरस्टैंड दैट ऑफ कोर्स बिजनेस करना ही बेटर है। तो हर बार ऐसा सेपरेट कंपैरिजन करने की जगह मैं क्या कर देता हूं, ये 20,000 को यहां से डिडक्ट कर देता हूं। ये 20,000 को यहां से डिडक्ट करने के बाद हमारे पास बचे क्या क्या, 1,70,000। इन अ वे दैट सी वी अंडरस्टैंड दैट से वो कैरिंग कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद अगर प्रॉफिट रहता है तो उसका मतलब ये है कि जो हम लोग अदरवाइज कहीं और कमा सकते थे वो पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा, एंड ओवर हियर वी विल अर्न समथिंग मोर। उसका मतलब ऐसा होता है। पर अगर कैरिंग कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद अगर हमारे पास से आंसर नेगेटिव आता है, उसका मतलब यह है कि ये बिजनेस नहीं करना जैसा है, यू शुड मेक इन्वेस्टमेंट समवेयर एल्स। सो इन ऑर्डर टू रीच टू द डायरेक्ट कंक्लूजन कि हमको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग कैरिंग कॉस्ट को पहले से ही डिडक्ट कर देते हैं। ऐसा इसका लॉजिक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स को, 45 डेज का आंसर आप लोग कॉपी कीजिए, 60 डेज का आंसर आप लोग कैलकुलेट कीजिए एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। So let us see that in case of 60 days what will happen. In case of 60 days the sales increases by 50,000, यानी सेल्स हमारा हो जाएगा 10,50,000, that is 10 lakhs plus 50,000। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो हमारा 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा हो जाएगा 6,30,000। So 10,50,000 into 0.6, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा सेम रहेगा, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 2 lakhs। एज फार एज द कैरिंग कॉस्ट इज कंसर्न, हम लोग कैरिंग कॉस्ट के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि वापस हमको यही का यही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 6,30,000, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, डिवाइडेड बाय 360 डेज into average collection period is for 60 days और cost of capital है 20%।
तो यूज योर कैलकुलेटर, 6,30,000 प्लस 2 lakhs, 8,30,000 into 60 into 0.2 divided by 360. It comes to 27,667. ऐसा करके हम लोग कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बेड डेट से 2%, तो 10.5 लाख का 2%, दैट कम्स टू 21,000. ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हम लोग रेवेन्यू में से डिडक्ट करेंगे. सो प्लीज यूज योर कैलकुलेटर. 10,50,000 माइनस 6,30,000 माइनस 2 lakhs minus 27,667 minus 21,000. That comes to 1,71,333. ऐसा करके हम लोग प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे से फॉर 60 days. I request you to take down answer for 60 days. और आप लोग चैट बॉक्स में 71 डेज का आंसर क्या होगा वो पोस्ट कीजिए. 75 डेज में क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा कितने से, 80,000 से. सो 10 lakhs प्लस 80,000, 10 lakhs 80,000. वेरिएबल कॉस्ट अगेन 60% ऑफ द रेवेन्यू. सो 10,80,000 into 0.6, 6,48,000. फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा. सो द फिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम, 2 lakhs. कैरिंग कॉस्ट उसमें क्या होगा, 6,30,000. वेरिएबल कॉस्ट 2 lakhs फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 360 इनटू कलेक्शन पीरियड इज 75 days इनटू 0.20. ऐसा करके हमको कैरिंग कॉस्ट करना है. 630 प्लस 2 830, आई एम सॉरी 648 है. 6,48,000 plus 2 lakhs into 75 into 0.2 divided by 360, 35,333. Loss on account of bad debts is 3%. तो कैसे होगा फ्रेंड्स, 10,80,000 into 3%, that comes to 32,400. ऐसा करके हम लोग प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करेंगे. सो काइंडली यूज योर कैलकुलेटर. 10,80,000 माइनस 6,48,000 माइनस 2 lakhs माइनस 35,333 माइनस 32,400 इज 164,267. ऐसा करके हमने तीनों के तीन ऑल्टरनेटिव का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया. और ऑफ कोर्स जिसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, दैट इज लाइक 60 days, दैट इज द टाइम पीरियड दैट वी विल ऑफर टू द कस्टमर्स. ऐसा हम लोग समझते हैं. तो ऐसा करके हमने हर एक ऑप्शन का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसका आपस में कंपैरिजन किया, और जो अल्टरनेटिव में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है वो हम लोग रेकमेंड करेंगे. तो राइट डाउन 1 लाइन आंसर. The company should offer a credit period of 75 days to customers. Oh, sorry, 60 days to customers. ऐसा करके हमको फाइनल डिसीजन लिखना है. द फ्रेंड्स, टोटल प्रॉफिट या लॉस अप्रोच से आंसर तो हो चुका, पर वापस मुझे आपको एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझाना है. कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हमको सिर्फ समझने के लिए है, दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली. देखो हम लोग क्या देख सकते हैं, जब हम लोग क्रेडिट पीरियड इंक्रीज करते हैं ना, तो हमारा सेल्स बढ़ता है. मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड किसमें है, 75 डेज में.
उसमें क्या है, सेल्स मैक्सिमम है, दैट इज व्हाट वी कैन सी। ये जो हमारा प्रपोज्ड सेल्स है ना वो प्रेजेंट सेल्स से ज्यादा है, उसके बावजूद भी ये जो हमारा प्रपोज प्रॉफिट है ना वो प्रेजेंट प्रॉफिट से कम है। In a way that say we understand that say even though the sales increases, however it does not result into increase in the profit, rather it results into decrease in the profit। क्यों ऐसा हो रहा है वो हम लोग समझ रहे हैं। चलो तो वो समझने का भी हम लोग ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा सेल्स कितना है, 10,80,000, यहाँ पे कितना है, सिर्फ 10 लाख। तो अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, देन इन दैट केस 10,80,000 माइनस 10 लाख, यानी हमारा सेल्स इंक्रीज हो रहा है 80,000 से, डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, यानी हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमारा सेल्स 8% से इंक्रीज हो रहा है। जब हमारा सेल्स 8% से इंक्रीज होगा ना फ्रेंड्स, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी 8% से ही इंक्रीज होगा, फिक्स कॉस्ट में तो कोई भी इंक्रीज है ही नहीं। हावेवर इंपॉर्टेंटली आप लोग देख सकते हो कि कैरिंग कॉस्ट कितना है, 35,333, पहले कितना था, 20,000। यानी प्रपोज्ड पॉलिसी में इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट कैरिंग कॉस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है, 15,333 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि प्रपोज पॉलिसी में इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट कैरिंग कॉस्ट में इंक्रीज कितना है, 76.67% का इंक्रीज है, ह्यूज इंक्रीज है। कितना, 76.67। बेड डेट्स 32,400 है, पहले कितना था, सिर्फ 10,000, तो कितने से बढ़ा, 22,400 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, यानी कितने से बढ़ा, 224% से बढ़ा। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है सिर्फ 8% से, हमारा कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है 76.67% से, हमारा बेड डेट्स इंक्रीज हो रहा है 224% से, यानी कि द चेंज इन द रेवेन्यू एंड चेंज इन द एक्सपेंसेस आर डिसप्रोपोर्शनेट। तो ऐसा बिल्कुल ही हो सकता है कि इवन दो द सेल्स इंक्रीजेस बट द प्रॉफिट में डिक्लाइन, ऐसा हम लोग यहाँ पे लॉजिकली समझ रहे हैं। एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ भी लिखने का हमको जरूरत नहीं है ना फ्रेंड्स। ये इनिशियल क्वेश्चन होने की वजह से मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरी मेथड से भी करवाता हूं, जिसका नाम है इंक्रीमेंटल अप्रोच। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन न्यू हेडिंग, इंक्रीमेंटल अप्रोच। उसमें हम लोग समझते हैं कि आंसर कैसे किया जाएगा। आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने जैसा होगा तभी मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग रुकिए। राइट डाउन आंसर। इन केस ऑफ incremental approach, comma, we have to compare, comma, new policy with existing policy to find incremental or differential profit or loss। Over here 60 will be compared with 45, comma, 75 will be compared with 45।
फुल स्टॉप। यानी फ्रेंड्स इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्या किया जाएगा, जो नया पॉलिसी है ना उसको एग्जिस्टिंग के साथ कंपेयर किया जाएगा। यानी कि 60 डेज का ऑफर करने की वजह से क्या होता है इन कंपैरिजन टू 45, 75 का ऑफर करने की वजह से क्या होता है इन कंपैरिजन टू 45, डिफरेंशियल मार्जिनल incremental values are required to be calculated for calculation of the incremental profit or loss। ऐसे हमको कैलकुलेशन करना है। Over here we will adopt following sequence for calculation of answer। उसमें लिखो आप लोग स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, जो हमारा सेम स्टेप ही है। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, अगेन ये हमारा सेम स्टेप ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। थर्ड कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं चेंज इन कैरिंग कॉस्ट। फुल स्टॉप। न्यू पॉलिसी, उसी में लिखो न्यू पॉलिसी will be compared with existing policy। फुल स्टॉप। चौथा कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस। ऐसा करके हम लोग 4 स्टेप में आंसर करेंगे। कैसे किया जाएगा वो अभी मैं आपको समझाता हूं। चलो राइट एन आंसर, अभी हम लोग आंसर लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। उसमें लिखो ₹2 लाख ब्रैकेट में एज कैलकुलेटेड अबव। कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने किया। मैंने जो आपको फॉर्मूला लिख के करवाया उसकी जगह स्टूडेंट्स का कई बार कहना ऐसा है कि सर हम लोग पर यूनिट कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। उसमें क्या लिखेंगे 60%। कैसे है 60%? 3/5 इंटू 100 है ना, वो भी हमने करके रखा है। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट। ब्रैकेट में लिखो चेंज इन कैरिंग कॉस्ट। अच्छा यहां पे क्या किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं, एकदम अच्छी तरह से आप लोग समझिए। डू नॉट राइट एनीथिंग। हम लोग ऐसा करेंगे, यहां पे एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 75 है। सेल्स 10 लाख है, 10,50,000 है और 10,80,000 है। वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख से 6,30,000 है, 6,48,000 है।
टोटल कॉस्ट, ऑफ कोर्स उसके ऊपर से टोटल कॉस्ट भी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला सेम ही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 360 इनटू कलेक्शन पीरियड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां तक भी सही सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। यानी क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा बेसिकली 45 डेज में आंसर आएगा 20,000, 60 डेज में हमारा आंसर आएगा 27667 और 75 डेज में आएगा 3533, है ना। जो हमने ऑलरेडी करके रखा है वही का वही आंसर्स आने वाले, उसमें कुछ फर्क नहीं है। टोटल कॉस्ट का कॉलम नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर उसके बाद हमको जो लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंक्रीमेंटल, या तो उसको क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल कैरिंग कॉस्ट। उसको कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपको समझाया न्यू ओवर एग्जिस्टिंग, न्यू ओवर एग्जिस्टिंग यानी कि 75 डेज का क्रेडिट पीरियड ऑफर करने की वजह से हमारा कैरिंग कॉस्ट हो जाता है 35,333। पहले कितना था 20,000, यानी हमारा कैरिंग कॉस्ट कितने से बढ़ता है 15,333 से बढ़ता है, ऐसा हम लोग समझते हैं। 60 डेज में हमारा कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाता है 27,667। पहले कितना था 20,000, यानी कितने रुपए से बढ़ता है 7,667। यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि नया पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से इन कंपैरिजन टू द एग्जिस्टिंग वन कैरिंग कॉस्ट कितना बढ़ता है वो कैलकुलेट करेंगे, कैरिंग कॉस्ट कितना बढ़ता है वो कैलकुलेट करेंगे। रिमेंबर इंपॉर्टेंटली 60 इज कंपेयर्ड विद 45, 75 इज कंपेयर्ड विद 45। 75 का कंपैरिजन 60 के साथ करना नहीं है, ऐसा हम लोग समझते हैं। ऐसा करके टेबल बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्किंग कुछ ऐसा होगा, एग्जिस्टिंग सेल्स है हमारा 10 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 6 लाख रुपए। कैसे कैलकुलेट किया 10 लाख इंटू 0.6 और टोटल कॉस्ट है हमारा 8 लाख रुपए। कैसे 6 लाख प्लस 2 लाख। कैरिंग कॉस्ट का तो डिटेल कैलकुलेशन हमने समझा हुआ ही है, इट इज 6 लाख प्लस 2 लाख divided by 360 into 45 days into 20%। एग्जामिनेशन में हर बार ये नीचे लिखने का जरूरत नहीं है, हावेवर जितना हम लोग लिखेंगे उतना अच्छा ही है अभी के लिए। एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही बार लिखना है, उनको बार बार नहीं लिखना है। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 360 डेज into एवरेज कलेक्शन पीरियड into कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा सिंपल किया जाएगा। फिर 60 डेज के सामने लिखेंगे सेल्स का वैल्यू 10.5 लाख रुपए। कैसे 10 लाख प्लस 50,000। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग लिखेंगे 6,30,000। कैसे 10,50,000 इंटू 0.6। फिर टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन लिखेंगे 6,30,000 प्लस 2 लाख, यानी कितना होगा 8,30,000। फिर कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन 8,30,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 16 इंटू 0.20। ऐसा करके कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट 75 डेज में 10,80,000, 10 लाख प्लस 80,000, 10,80,000 into 0.6, that comes to 6,48,000. 6.48 lakh plus 2 lakh, meaning 8,48,000. 8.48 lakhs divided by 360 into 75 into 0.20. ऐसा करके कैरिंग कॉस्ट आएगा 35,333। जो नया कैरिंग कॉस्ट है उसको एग्जिस्टिंग के साथ कंपेयर किया,
दिस इज द न्यू कंपेयर विद एग्जिस्टिंग, उसके बेसिस से इंक्रीमेंटल कैलकुलेट किया। दिस इज द न्यू कंपेयर विद एग्जिस्टिंग, और उसको कंपेयर करने के बाद हमने ये इंक्रीमेंटल वैल्यू लिखा। ऐसा करके हमने ये इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट का डिटेल वर्किंग नोट बनाया है। फ्रेंड, मैंने इसका वर्किंग वापस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है इन कंपैरिजन टू द वर्किंग दैट वी डिड, इस वजह से। फिर स्टेप नंबर हमारा 4 होगा, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस, ये वर्किंग किया जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, विल मेक द कंपैरिजन ऑफ द 60 over 45 एंड 75 over 45। 60 कैसे आया, 45 plus 15, 75 कैसे आया, 45 plus 30। तो 60 डेज का कॉलम है, वो कैसे फिलअप किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, 60 डेज का मैं आपको समझाता हूं, 75 डेज का आप मुझे बताइएगा। 60 डेज के कॉलम में हम लोग सबसे पहले सेल्स लिखेंगे। कोई चैट बॉक्स में बता सकता है कि सेल्स कितना लिखेंगे? So we understand that the sales will be shown as 50,000. Why 50,000? Because we understand that say अगर हम लोग नया क्रेडिट पॉलिसी ऑफर करेंगे तो हमारा सेल्स हो जाएगा 10.5 लाख, पर अभी हमारा सेल्स क्या है, अभी हमारा सेल्स है 10 लाख। तो चेंज कितना होगा, उसको इंक्रीमेंटल अप्रोच बोला जाता है, यानी चेंज होगा 50,000 का। So we have to mention over here say sales of 50,000। फिर हम लोग लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, कितना लिखो तो चैट बॉक्स में। वेरिएबल कॉस्ट विल बी 50,000 into 0.6, that comes to an amount of 30,000। उसके नीचे लिखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। राइट इन द चैट बॉक्स टोटल फिक्स कॉस्ट के सामने मैं क्या लिखूं, टोटल फिक्स कॉस्ट के सामने लिखेंगे 0, क्यों, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं है। कैरिंग कॉस्ट, वी अंडरस्टैंड दैट से नया क्रेडिट पॉलिसी ऑफर करने की वजह से इन कंपैरिजन टू द एग्जिस्टिंग कैरिंग कॉस्ट हमारा इंक्रीज होता है 7,667 से, तो कैरिंग कॉस्ट लिखा जाएगा 7,667। बेड डेट्स, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स की बेड डेट्स के सामने क्या लिखेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट से बेड डेट्स के सामने ऐसा लिखा जाएगा 10.5 लाख का 2%, यानी बेड डेट्स हो गया अभी 21,000। पहले क्या था भाई, पहले था 10 लाख का 1%, यानी था 10,000। यानी हमारा बेड डेट्स कितने से बढ़ा, हमारा बेड डेट्स बढ़ा 11,000 रुपए से। यानी क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, ये जो सारे इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस है ना, उसको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में से डिडक्ट करके हम लोग प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। सो प्लीज यूज योर कैलकुलेटर। 50,000 रुपए माइनस 30,000 रुपए माइनस 7,667 माइनस 11,000, ऐसा करके हम लोग इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे 1,333। चलो 60 डेज का आंसर आप लोग कॉपी कीजिए अपनी बुक में, 75 डेज का कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में लिखिए। तो 75 डेज का वर्किंग कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सेल्स के सामने हम लोग लिखेंगे 80,000 रुपीज, क्योंकि सेल्स 80,000 से बढ़ने वाला है। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो है 60%, तो यूज योर कैलकुलेटर। 80,000 इंटू 0.6, हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने वाला है 48,000 रुपए से। फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो फिक्स कॉस्ट के सामने 0 लिखेंगे। कैरिंग कॉस्ट हमारा बढ़ने वाला है कितने से, 15,333 से। बेड डेट्स हमारा वापस बढ़ने वाला है। वी अंडरस्टैंड दैट से 10,80,000 इंटू 3%, कितने से बढ़ेगा, 32,400 से। पहले कितना था, पहले था 10,000, सो हमारा बेड डेट्स कितने से बढ़ेगा, 22,400 से।
ऐसा करके हमको क्या करना है, जो भी हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है 80,000 माइनस 48,000 माइनस 15,333 माइनस 22,400, that comes to 5,733. यानी क्या होगा, we will be having say a loss. So we understand that say we will advise the company that the company should offer a credit period of 60 days to customer, क्योंकि 60 days में प्रॉफिट है, 75 days में लॉस है. So write down answer. The company should offer a credit period of 75 days to customers. ऐसा करके हमको आंसर लिखना है. आई एम सॉरी फ्रेंड, 60 डेज आएगा. 60 days to customers, ऐसा हम लोग समझते हैं.